हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, मैथ का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं वो बच गया था। आज इस क्लास में हम पूरा उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। टोटल 4 क्वेश्चन बचा था लॉन्ग, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और हमने पहले भी इसका जो है बहुत सारा करा दिया है, चाहे 2 मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स वाला। ये मैथ का खाली मैथ नहीं करा है, साइंसो करा है, SST, संस्कृत, जितना भी चीज़ है सब कराया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिविजन का समय है, अभी क्या है ये समय रिविजन का है। तो हम बढ़िया रिविजन आपको करा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जो है कर सकते हैं बढ़िया रिविजन। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ सब सब्जेक्ट का, सिर्फ वही क्वेश्चन याद करें जो मैं आपको देता हूं, ठीक है ना। तो आज जो है मैथ का 4 क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। आप क्लास को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। आइए पहला सवाल। अच्छा, इनको मैं बना इसलिए दिया हूँ पहले क्योंकि कम समय में आपका ज़्यादा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको देखना है, लेकिन पूरा समझाएंगे आपको। क्या सिद्ध करें, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 प्लस कॉट ए, ठीक है ना। इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि बराबर के इस पट्टी वाला RHS होता है, LHS होता है, और बराबर के इस पट्टी वाला RHS होता है। तो बराबर की इस पट्टी यही ना, तो ये LHS ये RHS, तो LHS और RHS दोनों को बराबर कर देते हैं सवाल में। देखिए LHS लिख दिए हैं, ये पूरा LHS आपका हो गया। आपको पता होगा कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1/sin ए, तो 1/sin लिख दिए, माइनस था माइनस दे दिए, साइन ए को साइन ही कर दिए, ठीक है ना। इसको तोड़ते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। माइनस था माइनस दे दिए, कोस था कोस दे दिए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नीचे नए कुछ एक दे सकते हैं, इसके भी नीचे नए कुछ है तो एक दे सकते हैं, ठीक है ना। अब साइन ए और एक का लघु उत्तम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा, कॉस ए और एक का लघु उत्तम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। अब देखिए साइन ए को साइन ए से भाग देंगे तो एक बार में, और एक गुना एक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है माइनस दे दिए, फिर एक को साइन ए में से भाग देंगे तो साइन ए हो जाएगा। मान चलिए 55 को हम एक से भाग देंगे तो 55 बार बन जाएगा। उसी तरह साइन ए को अगर एक से भाग देंगे तो साइन ए बार बन जाएगा। अब साइन ए गुना साइन ए साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते हैं, कोस ए एक बार में, एक गुना एक, माइनस था माइनस, एक में भाग देंगे कोस से तो कोस ए गुना कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर है। यहाँ ब्रैकेट ने, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो ब्रैकेट हटा तो गुना दे दिए, ठीक है ना। 1 - cos स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर। बाकी इधर बटा था बटा दे दिया, बटा था बटा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ साइन इतने कुछ पावर क्या एक है, ठीक है ना। किसी पर न कुछ पावर रहता है, एक रहता है, तो एक साइन है कट जाएगा यहाँ पर। यहाँ भी देखिए यहाँ पर एक है तो ये कोसे, ये कोसे ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर एक कोसे बचे क्योंकि एक कोसेन कटा है, तो एक कोसे और एक साइन, तो कोसे इंटू साइन आया है। LHS को तोड़े हैं, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम RHS को तोड़ लेते हैं। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, ठीक है ना। और इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, बायां पक्ष दायां पक्ष। अब देखिए RHS ये है, इसको पूरा हम ले लेते हैं, इसको पूरा ले लिए 1/10 प्लस कॉट। अगर ये RHS इतना आ जाता है तो प्रूव हो जाता है। देखिए 1/10 सूत्र क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। सूत्र का हमने पूरा एक क्लास में खत्म कर दिया, उसको जाकर देख सकते हैं जो देखना चाहते हैं। कोट क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी आप क्या कीजिए, लघुत्तम लीजिए, यहाँ भी क्या कीजिए, लघुत्तम लीजिए। देखिए कोस ए और साइन ए का लघुत्तम क्या आएगा, कोस ए इंटू साइन ए गुना हो जाएगा, फिर कोस ए में कोस ए से भाग देंगे खत्म, बचेगा साइन ए, तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, ठीक है। प्लस था प्लस दे दिए, फिर साइन ए को पूरे में से भाग दिए तो साइन साइन तो खत्म हो जाएगा, कोस से बचेगा, तो कोस गुना कोस स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखिए 1 फिर यहाँ बटा था तो हम भी बटा दे दिए। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक, फिर बटा था हम भी बटा दे दिए, कोस इंटू साइन कोस इंटू साइन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पता है कि ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला ऊपर, तो इसको हम इधर लिखते हैं, ये आपको दिख नहीं रहेगा, तो ये आपका पूरा ऊपर चला जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे आपका क्या है, एक रह जाएगा, तो एक। अब एक को इसमें भाग देंगे तो यही ना होगा, तो कोस ए इंटू साइन ए ही होगा, ठीक है ना। देखिए RHS को तोड़े तो यही आया, LHS को तोड़े थे तो यही है, तो बोल देंगे अतः, लास्ट में ऐसे लिखना है, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। LHS बराबर RHS प्रूव्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी तक पूरा क्लास को ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखिए कितना सब लिखने में मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग है ना क्लास को पूरा देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखा रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ना, ये है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। देखिए ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय का ये क्या है, विलोम है। क्या है ये, विलोम है।
एक होता है आपका थेल्सपर्मा और एक होता है थेल्सपर्मा का विलोम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका थेल्सपर्मा का विलोम दिया है। थेल्सपर्मा क्या होता है आपका, थेल्सपर्मा होता था AD/DB बराबर AE/EC, ये आपका थेल्सपर्मा होता है, ठीक है ना। लेकिन विलोम माने उल्टा होता है, उल्टा इसका होगा D समांतर BC आपको प्रूव करने कह रहा है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज आपका है तो D समांतर BC इसमें प्रूव करने कह रहा है, किसमें, थेल्सपर्मा के विलोम में, ठीक है ना। तो आइए इनको हम समझते हैं। तो ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा, तब ना आप पहचान पाइएगा कि एग्जाम में अगर आएगा तो देखिएगा तब ना, इसको याद रहेगा तब ना कि नहीं थेल्सपर्मा का विलोम ही है। तो ये आपको रटना पड़ेगा, आप रट लो इसको किसी तरह, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज बना दिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि DE समांतर BC हमको प्रूव करने इसमें कह रहा है। समांतर है तो हमको बताइए। तो इसमें क्या क्या लिखना है आपको, एग्जाम में कैसे बनाना है वो हमने सारा इसमें लिख दिया। इसको सिर्फ समझना है, क्योंकि अगर समझ जाइएगा ना तो एक दो स्टेप इसमें बोलिए जाएगा तो अपने दिमाग से कर लीजिएगा, क्योंकि समझे हुए। और जो रट लेगा सीधे तो दिक्कत है उसको, तो समझ के रटा जाता है। आइए इनको हम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए बनाने का तरीका क्या है। ये सब अगर नहीं लिखते तो नंबर काट देगा वो आपका, समझ रहे ना। ये सब लिखना है तो पहले लिखना है दिया गया है, ये सब लिखना है दिया गया है, मतलब चित्र में क्या क्या दिया गया उसको देखते हैं। त्रिभुज ABC में DE रेखा भुजा AB वो AC को इस प्रकार विभाजित करता है कि AD/DB बराबर AE/AC। देखिए DE रेखा कहाँ है, ये आपका DE रेखा है। भुजा AB और AC, यही तब थेल्सपर्मा था। DE भुजा जो है किसको विभाजित कर रहा है, AB और AC को विभाजित कर रहा है। इस प्रकार विभाजित कर रहा है कि AD/DB बराबर AE/AC, कुछ इस प्रकार से AD/DB बराबर AE/AC, जो कि थेल्सपर्मा था। लेकिन हम थेल्सपर्मा का उल्टा पढ़ रहे हैं, यानी कि विलोम पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है, अच्छा इतना लिख दिया पूरा, इसको लिख दिया। अब लिखना रचना। रचना का मतलब हो गया कि इसमें क्या कारकुनी किए ना, बोलता है तुम छेड़छाड़ कर दिया। तो त्रिभुज को हम क्या छेड़छाड़ी किए हैं, क्या कारकुनी किए हैं वो लिखना है। देखिए D को C से मिलाया, देखिए ये रहा D को C से हमने मिला दिया, फिर B को E से मिला दिया, तो वही लिखे हैं। देखिए DN लंब, इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर। DE लंब है AE के। देखिए DN कहाँ है, DN देखिए DN जो है ये आपका किसके लंब है, यहाँ देखिए 90 बन रहा है यहाँ पर, AE पर लंब है। किस पर लंब है, AE पर लंब। देखिए ये हो गया DN भुजा, ये AE पर क्या है, लंब है, ठीक है ना। फिर EM देखिए कहाँ है, ये है EM, ये लंब किस पर है, ये लंब है AD पर, किस पर है, AD पर है। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सिद्ध क्या करना है वो लिखना, सिद्ध करना है DE समांतर BC हमें क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करना है, DE समांतर BC हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इनको मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं ताकि इनको भी समझाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ये सिद्ध करना है। अब परमाण मतलब कि हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये सब पॉइंट आपको लिखना है। ये सब पॉइंट देखता है जो कॉपी से आएगा ना, सब देखेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो खाली लंब लिखिए, शीर्ष लंब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ADE, तो ADE कहाँ आपका, ADE देखिए ADE का क्षेत्रफल 2 बार निकालेंगे। कितना बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। एक बार निकालेंगे AB को आधार मान के, यानी कि AB को पूरा भुजा लेके, और एक बार निकालेंगे AC को पूरा लेके, ठीक है ना। तो पहले हम AB साइड से निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो AD क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना लंब हो जाएगा, 1/2 गुना आधार देखिए क्या है, AD, आधार क्या है, AD है। देखिए आपका अगर EM लंब है, EM अगर लंब है, ये देखिए EM अगर लंब है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो 90 किस पर बन रहा है, AD पर बन रहा है, किस पर बन रहा है, AD पर। तो EM लंब और AD आधार, तो आधार क्या हो गया, AD, और लंब क्या हो गया, EM, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट। उसी तरह त्रिभुज DEB कहाँ देखिए, DEB आपका क्या है, एक त्रिभुज है। तो इसका आप क्षेत्रफल, कोनो त्रिभुज अधिक कौन त्रिभुज रहे, न्यून कौन रहे, कुछ रहे, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा, आधार गुना लंब होगा। तो 1/2। अब इसका आधार क्या है, देखिए इसका आधार जो आपका है वो है आपका DB है, क्योंकि इसी साइड से निकाल रहा है, AB साइड से ले रहा है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। अब बोलो सर इसका ऊंचाई तो झलक ही नहीं रहा है, लंब मने ऊंचाई, लंब मने ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका ऊंचाई तो सर झलक ही नहीं रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज DEB जो है ना, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज का सर मतलब क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 90 डिग्री से होता है बड़ा,
90 से होता है बड़ा और 180 डिग्री से होता है, 180 डिग्री से होता है छोटा, ठीक है ना। ये किसका रूल है, ये अधिक कोण त्रिभुज का रूल है। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है ना, उसका ऊंचाई आधार से दूर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर देखेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बनाया कुछ इस तरह से, ये आपका त्रिभुज हो गया, क्या आ गया आपका त्रिभुज हो गया। इसका नाम ए देते हैं, इसका बी देते हैं, इसका सी है, ये त्रिभुज ही। और इसका यहाँ पर क्या बनेगा, ये कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो सर ऊंचाई तो दिख ही नहीं रहा, आधार तो दिख गया, मान चलिए बी सी आपका क्या है, आधार हो गया। ऊंचाई देखिए इसका कैसे निकालेंगे, इसके आधार को पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से खींचेंगे, देखिए यहाँ से खींचे, ये इसका ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया, ऊंचाई। यानी कि आधार तो यहाँ से ही तक था ना, तो आधार से क्या होता है, दूर होता है, किसका ऊंचाई, अधिक कोण का। तो सेम इसका यहाँ है, देखिएगा ध्यान से। तो डी ई बी में क्या है कि इसका यहाँ से देखिए, ये जो खींचे है ना, ये जो खींचे ई एम, ये इसका ऊंचाई, यानी कि इसका ऊंचाई ई एम ही है। आधार तो डी बी ही है, डी ई बी का आधार क्या है, डी बी है, लेकिन आधार से क्या होता है, दूर होता है इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, ई एम लिखे, समीकरण सेकंड, ठीक है ना, समझ गए हम। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी इसको इसमें भाग देंगे। तो ए डी ई बटे डी ई बी, ठीक है ना। इसको क्या, इसको भी करो, 1/2 गुना ए डी गुना ई एम, फिर बटे, क्योंकि भाग कर रहे हैं, इसका लीजिए 1/2 गुना डी बी गुना ई एम खल्लास हो गया, 1/2 वो खल्लास हो गया। तो बचा क्या, इतना बराबर ए डी बटे डी बी। ये आपका समीकरण थर्ड हो चुका है। इतना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि ए सी साइड वाला, ये तो ए बी साइड वाला लिए, एक बार ए डी आधार ले लिया, एक बार डी बी आधार ले लिया। अब लेते हैं हम ए सी साइड वाला, ठीक है ना। फिर निकालेंगे हम त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, हमने बोला था ना, फिर से इनको निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना लंब, सूत्र तो हो ही ही, तो ये फिर लिख दिया। अब देखो आधार क्या लेंगे, अब कर, चूंकि ये ले रहे हैं ना, ये आधार लेंगे, यानी कि ए डी ई में आधार क्या लेंगे, ए ही लेंगे। उस समय ए डी लिए थे, तो इस समय ए, क्योंकि ए सी भुजा की तरफ हम निकाल रहे हैं, तो ए। और लंब क्या हो जाएगा, लंब इसका डी एन, यानी कि ये हो जाएगा लंब। ए आधार पर लंब कौन है, डी एन लंब है, तो ये हो जाएगा आपका डी एन लंब है। तो डी एन समीकरण 4 हो गया, थर्ड तक हो गया था। अब देखते हैं त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। तो बी ई सी का क्षेत्रफल इसका देख रहे हैं, तो बी क्षेत्रफल में सूत्र तो उसका ये होगा, तो 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, इसका ई सी हो जाएगा, क्या आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई सी। तो ई सी दे दिए। अब लंब क्या होगा, लंब इसका डी एन। कैसे सर, चूंकि पता है कि बी ई सी भी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। और अधिक कोण त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई उसका आधार से दूर होता है। अभी मैंने आपको समझाया ना यहाँ पर, तो उसी से देखिए, इसका आधार तो ई सी है, आधार क्या इसका है, ई सी है, तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा ना आपका आधार से दूर यहाँ पर जाएगा, यानी कि डी एन, आधार से दूर। देखिए यहाँ पर क्या इसका है, ये डी एन, इसका क्या आधार से दूर है ऊंचाई, तो डी एन इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए समीकरण 4 एवं 5 को आप भाग करेंगे। जैसे इसको भाग किए, इस तरह भाग किए, तो 1 2 को इसी तरह 4 5 को भाग करेंगे। तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 4 ये है, तो ए डी बटे हो जाएगा बी सी, ए डी, ये ए आर का मतलब क्या, ए आर का मतलब होता है एरिया, ए आर ई का मतलब एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बार बार क्या लिखेंगे, इसलिए एरिया शॉर्ट में ए आर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए आर ए डी बटे बी सी, तो देखिए 1/2 गुना ए ई गुना डी एन बटे 1/2 गुना ए सी गुना डी एन, 1/2 खल्लास डी एन खल्लास, तो ए ई बटे ए सी आपका ये इतना बराबर इतना हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। अब जरा देखिए ए ई बटे ई सी जो है, जरा इधर देखिए, ए ई बटे ई सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए ई बटे ई सी किसके बराबर है, ए डी बटे डी बी के बराबर है। तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। तो ए ई बटे ई सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी। तो वही देखिए ए ई बटे ई सी के बदले में क्या लिख दिए, ए डी बटे डी बी। बाकी ये जो ऐसा था इसको ऐसे ही छोड़ते। समीकरण ये क्या हो गया आपका, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। अब फिर देखिए ए डी बटे डी बी जो है, ए डी बटे डी बी के बराबर क्या है, ये है आपका, क्या है, ये, यानी कि इसके बराबर ये है, तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो फिर ए डी बटे डी बी के बदले क्या लिख दिए, ये लिख दिए, देखिए यहाँ पर हम ये लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी, एरिया त्रिभुज ए डी बराबर था, तो कट गया। तो क्या बचा, एरिया त्रिभुज बी ई सी बराबर एरिया त्रिभुज डी ई बी, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, बराबर। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जब बराबर हो गया, जब ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको जरा देखिए तो एक बार क्या है, एरिया त्रिभुज बी ई सी, इसे थोड़ा लिख दीजिए, है ना। एरिया त्रिभुज बी ई सी बराबर क्या है, क्या हो गया, एरिया त्रिभुज डी ई बी, ये इसके बराबर हो गया ना। तो अब जरा देखिए बी सी डी ई बी कहाँ है, देखिए बी ई सी यही है, डी ई बी, यानी कि कहने का मतलब हो गया दोनों जो है
इतना गो में ही है, इतना गो में ही दोनों है। देखिए तो इतने एरिया में जो है दोनों क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो हम ये कह सकते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर दो समांतर रेखा है, अगर दो समांतर रेखाएं के बीच कितना भी त्रिभुज खींचे, कितना भी त्रिभुज खींचे, तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जब दोनों क्षेत्रफल बराबर है, दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो कहेंगे ना कि ये दोनों जो है दो समांतर रेखा के बीच जो है मतलब दो समांतर रेखा के बीच क्या होगा, बना होगा। तो कह सकते हैं अगर ये दोनों बराबर क्षेत्रफल है, एरिया माने क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो कहेंगे कि ये डी समांतर क्या होगा, BC। ठीक है ना, तो इसलिए लिख दिए हैं डी समांतर BC। ठीक है ना, तो ये सवाल आपका बन चुका है। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी तक आप बने रहिएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। आपको पता है एक वृत्त से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो क्या वो दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती है आपस में, इसको सिद्ध करके बताना है। तो हमने वृत्त बनाया हुआ है, AB इसका क्या है, व्यास है, और देखिए यहाँ से ये रेखा जा रहा है, ये P, ये पहला स्पर्श रेखा, और यहाँ से ये पूरा जा रहा है Q, दूसरा स्पर्श रेखा। इसी P स्पर्श रेखा पर बिंदु B है, ठीक है ना, और इसी Q स्पर्श रेखा पर बिंदु A है। ठीक है ना, केंद्र इसका O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। सब लिख दिया, माना कि अभी वृत्त का व्यास इतना लिखना पड़ेगा तब नंबर, नहीं तो ये सब काट लेता नंबर। जिसका केंद्र O है, A और B स्पर्श रेखा है, A और B स्पर्श रेखा किस पर है, P और Q पर है। ठीक है ना, वही लिख दिए हैं, P और Q पर खींचा गया है। सिद्ध करना है P समांतर Q, मतलब ये जो P स्पर्श रेखा है ये किसके समांतर है, Q के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए प्रमाण दे देना है, Q क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, Q क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। आपको पता होना चाहिए अगर कोई वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा पर अगर कोई व्यास खींचा है, एक तरह से व्यास जीवे होता है ना, व्यास क्या होता है, जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछें तो व्यास से होता है। तो कितना कोण बनाता है, यहाँ 90 बनाता है, कितना बनाता है, 90। तो वही लिखें Q क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये जो खींचा जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पर, 90 बनेगा। तो वही लिखे थे, यानी कोण L का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट B इनको हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए P भी क्या, स्पर्श रेखा, फिर इधर से देखिए इधर यहाँ पर खींचेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 90 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, तो ये भी आपका 90 बन जाएगा। तो कोण M बराबर 90 हो गया। तो दोनों देखिए L M दोनों बराबर है, तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट M सेकंड से L बराबर M। वैसे भी देखिए यहाँ कि ये कोण जो है, ये कोण क्या है, एकांतर कोण। देखिए ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। सिंपल था ये, दोनों बराबर हो गए, 90 बराबर, अतः P समांतर क्या है, Q है। बहुत ईजी था, इतना कर लेगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पानी पीने वाले गिलास 45 सेम ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 और 7 है तो गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। समझते हैं, छिन्नक आपको पता है कैसे होता है। छिन्नक का मतलब क्या होता है, ये आपका शंकु है, ये आपका क्या है, शंकु है। शंकु को आधा दूर से काट दीजिए। मान लीजिए शंकु को यहाँ से काट दिए तो बन गया आपका छिन्नक बन गया। ये क्या बन गया आपका, छिन्नक। और छिन्नक में कितना वृत्त होता है, 2 वृत्त, यानी कि जो गिलास है वो छिन्नक होता है। ठीक है ना। अब जब 2 वृत्त है तो इसका तो क्या होगा, 2 त्रिज्या भी होगा, 2 त्रिज्या भी होगा। एक बड़ा त्रिज्या, एक छोटा त्रिज्या। बड़ा 28 दिया, छोटा 7। ये पूरे ऊंचाई देखिए 45 दिया। देखिए ध्यान, पानी पीने वाला कोई गिलास है, 45 से ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है, तो ये आपका छिन्नक बन गया। दे दिया त्रिज्या 28 7, 28 दिया तो तुरंत से समझ जाएंगे, बड़का त्रिज्या दिया होगा, 7 दिया तो यानी छोटका त्रिज्या दिया, तो 28 बड़का 7 छोटका। ठीक है ना। कह रहे कि गिलास में कितना पानी हटेगा। धारिता माने आयतन, धारिता माने आयतन, धारिता माने आयतन, धारिता माने आयतन। ठीक है ना, माने कि गिलास की क्षमता कितना है, पानी इसमें कितना हटेगा। ठीक है ना। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है, ये सब तो लिखना ही लिखना है। R 28 दिया, छोटकी R 27, H मैंने 45 दे दिया। सिंपल लिख दे गिलास की धारिता। ये आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। जब गिलास की धारिता दिया तो ये लिख दिया। तो गिलास की धारिता मतलब क्या हो गया, गिलास तो छिन्नक है, छिन्नक का आयतन पूछ रहा। आयतन माने होता है जगह छकना, यानी पानी कितना जगह छक पाएगा, पानी कितना अटेगा। ठीक है ना। सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/3 पाई H बड़ी R स्क्वायर प्लस छोटी R स्क्वायर प्लस बड़ी R इंटू छोटी R होता है। बस मान बैठा दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो 1/3 पाई का मान 62/7, H मान 45, R का मान इतना, बस मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ कटा दीजिएगा, यहाँ से कितना बार कटेगा, कराइए तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौका 28। ठीक है ना, 28 और 7 49, 147 गुना इतना कीजिएगा तो अपने आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल आपका जो है पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। अब एक ग्राफ बचा है, ग्राफ को भी हम बताएंगे और आगे जो देखेंगे उसको हम बताएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस जरूर कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कॉन्सेप्ट गुरुजी सर्च कीजिए, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।